हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 14 अगस्त 2021 और 14 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुए चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक दिया जाता है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम से जो हम कुछ कराते हैं आप कुछ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी आपको लिंक वगैरह दिए जाते हैं आप वहाँ से उन्हें भी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम डेली जो वीडियो करंट अफेयर्स की देते हैं उसके एंड में क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज की वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 14 अगस्त का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया गया? तो यह जो निर्माण है वह कहाँ किया गया? वह किया गया लद्दाख में। ऑप्शन बी लद्दाख। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करता है। वायुसेना ने किसी भी प्रतिकूल विमान द्वारा किसी भी हवाई घुसपैठ से निपटने के लिए इगला मैन पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइलों को भी तैनात किया है। अब यह जो है निर्माण आपका लद्दाख में हुआ है, तो आइए लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये है आपका लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह। वहाँ की जो जिलों की संख्या वो है 2। ये है आपके उप राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर के माथुर। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अल मोहद अल हिंद 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है? तो यह अभ्यास किया सऊदी अरब के साथ। ऑप्शन ए। भारत और सऊदी अरब के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोची अभ्यास के लिए सऊदी अरब पहुंचा। अभ्यास का बंदरगाह चरण 9 अगस्त 2021 को शुरू हुआ, जबकि समुद्री आधारित अभ्यास 11 अगस्त से शुरू हुआ। अभ्यास में उनके बीच कई तट और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल हैं। अब यह अभ्यास सऊदी अरब के साथ हुआ। तो आइए सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। ये आपका सऊदी अरब और ये क्या है नीचे सऊदी अरब का फ्लैग। सऊदी अरब की जो राजधानी वो है आपकी रियाद। वहाँ की मुद्रा सऊदी रियाल। वहाँ के जो आपके राजा हैं वो है सलमान और जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने 2018 के लिए कितने श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा की? तो यह घोषणा की है आपके 69 श्रमिकों के लिए। ऑप्शन सी। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकार के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यरत 69 श्रमिकों को प्रदान किए जाने हैं। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे: श्रम भूषण पुरस्कार, श्रम वीर या वीरांगना पुरस्कार, श्रम श्री या श्रम देवी पुरस्कार। ये 3 तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। 69 पुरस्कारों में से 49 सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों को और 20 निजी क्षेत्र के अधिकारियों को दिए जाएंगे। श्रम भूषण पुरस्कार में प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और श्रम वीर या वीरांगना पुरस्कार में जो नगद पुरस्कार होता है और आपका जो 60,000 रुपये है वो किस में दिया जाता है? आपका श्रम वीर या वीरांगना पुरस्कार में। और 40,000 रुपये दिए जाते हैं आपके श्रम देवी या श्रम श्री पुरस्कार में। वर्ष 2018 के लिए श्रम भूषण पुरस्कार के लिए 4 नामांकन हैं, श्रम वीर वीरांगना के लिए 12 नामांकन हैं और श्रम देवी या श्रम श्री पुरस्कार के लिए 17 नामांकन का चयन किया गया है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे कैबिनेट सचिवालय के सचिव और सुरक्षा नियुक्त किया गया? तो कैबिनेट सचिवालय के सचिव या सुरक्षा जो है उनको नियुक्त किसे किया गया? ये नियुक्त हुए आपके सुधीर कुमार सक्सेना। ऑप्शन डी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं ये सुधीर कुमार सक्सेना, जिनको नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं कौन? सुधीर कुमार सक्सेना, जो वर्तमान में सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक हैं। विशेष सुरक्षा समूह का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो पीएम को सुरक्षा प्रदान करता है। एसपीजी किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले उनके करीबी परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए उन्हें आवंटित आवास पर सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट बनाने का निर्णय लिया? तो डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट बनाने का निर्णय जो है यह किसने लिया? यह लिया कनाडा ने। ऑप्शन ए कनाडा। इस टाइप का क्वेश्चन शायद पहले भी बताया गया था कि डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट कौन बनाएगा, तो वो कनाडा के बारे में बात चली थी, तो अब ये कनाडा ने इसका निर्णय ले लिया है। कनाडा विदेश यात्रा करने के इच्छुक नागरिकों के लिए एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट बनाने के लिए तैयार है। पासपोर्ट यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम होगा कि एक बार फिर से यात्रा करने के लिए सुरक्षित होने पर कनाडाई लोगों के पास वे दस्तावेज होंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी। इसे अगले कुछ महीनों में उपलब्ध कराया जाएगा। कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य टीका लगाने का सुझाव दिया है। अब डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट की शुरुआत कनाडा ने करी है, तो आइए कनाडा के बारे में जानते हैं। ये आपका कनाडा है, जिसकी राजधानी ओटावा, वहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं रिचार्ड वैगनर, और ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और ये क्या है कनाडा का? ये है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद सेलिंग वीक का 35वां संस्करण किस झील में शुरू हुआ? यह आपका कौन सा झील थी? यह थी आपके हुसैन सागर झील, मीन ऑप्शन बी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। यह आयोजन लेजर वर्ग के लिए एशिया खेलों के परीक्षणों के रूप में आयोजित किया जा रहा है और इसे यॉन्टिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया रैंकिंग कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। 19 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 3 श्रेणियां लेजर स्टैंडर्ड, लेजर रेडियल और लेजर 4.7 में रेस देखने को मिलेंगे। हैदराबाद सेलिंग वीक में नाविक की रैंकिंग की गणना की जाएगी और एशिया खेलों में भाग लेने के लिए समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग और उसके बाद के चयन पर विचार किया जाएगा। अब ये हैदराबाद में शुरू हुआ, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। तो आइए तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद, वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा प्रदेश 2022 तक क्लाउड आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो वह देश है आपका, कौन सा प्रदेश है? दिल्ली। ऑप्शन सी दिल्ली। इसके तहत लोगों को ई हेल्थ कार्ड मिलेंगे और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकेंगे। HIMS मीन स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं एक समर्पित हेल्पलाइन भी होगी, जहां लोगों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे और उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉक्टर कार्ड का इस्तेमाल कर रोगी की मेडिकल हिस्ट्री देख सकेंगे और रोगी घर से ही अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इस परियोजना के तहत दिल्ली के निवासियों को वोटर ID और जनसंख्या रजिस्ट्री के आधार पर QR कोड आधारित ई हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक रोगी की जन सांख्यिकीय और बुनियादी नैदानिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब ये जो प्रणाली है दिल्ली ने शुरू करी है, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री आपके मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने EFIR पंजीकरण पहल शुरू की?
EFIR पंजीकरण पहल शुरू किया मध्य प्रदेश पुलिस ने। ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों के वाहनों की चोरी या नकद और 1 लाख रुपए तक की वस्तुओं की चोरी के संबंध में ऑनलाइन प्राथमिक दर्ज करने की अनुमति देने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक पहल शुरू की, जिन माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं और वे https://mppolice.nagrikportal या https://citizen.mppolice.gov.in और साथ ही मोबाइल ऐप MPECOP के माध्यम से लॉगिन करके शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। ऐसी ऑनलाइन शिकायतें तभी दर्ज की जा सकती हैं जब आरोपी की पहचान न हो और अपराध को अंजाम देने में बल का प्रयोग न किया गया हो। इस पहल के तहत नागरिक थाने में जाए बिना FIR दर्ज करा सकेंगे और EFIR पंजीकरण की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। अब ये सुविधा मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में एक हैंडबुक जारी की? यह हैंडबुक जारी की है नीति आयोग ने। ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए इसकी दिशा में नीतियां और मानदंड तैयार करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय निकायों का मार्गदर्शन करने के लिए एक हैंडबुक जारी की। इसका उद्देश्य चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी से बदलाव की सुविधा प्रदान करना है। इसे नीति आयोग और विद्युत मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीकेशन के लिए हैंडबुक संयुक्त रूप से नीति आयोग, बिजली मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा विकसित की गई। यह राज्य और स्थानीय निकायों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के पीयर टू पीयर आदान प्रदान के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करती है। अब यह जो हैंडबुक जारी की नीति आयोग ने जारी की, जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे चेन्नई से अरब सागर में ओखा बंदरगाह पर रिबेस किया गया? तो किसे रिबेस किया गया? ICGS अभीक को। ऑप्शन बी। भारतीय तटरक्षक जहाज अभीक को चेन्नई से अरब सागर में ओखा बंदरगाह पर रिबेस किया गया। जहाज को दिसंबर 2013 में तटरक्षक सेवा में कमीशन किया गया था। 54 मीटर लंबे जहाज का उपयोग मुख्य रूप से केवल गुजरात तट पर तटरक्षक अनिवार्य चार्टर को लागू करने के लिए किया जाएगा। ICG जहाज अभीक हाल के दिनों में तटरक्षक बल द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का हिस्सा रहा है। इनमें अप्रैल 2018 में भारतीय कोरियाई संयुक्त अभ्यास, अगस्त 2019 में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास और अगस्त 2020 में भारत जापान संयुक्त अभ्यास शामिल हैं। जहाज ने अगस्त 2020 में MT न्यू डिमांड पर आग बुझाने में भी भाग लिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक ऐसी तकनीक विकसित की जो कृषि अवशेषों को हाइड्रोजन और मीथेन में परिवर्तित करती है? तो यह तकनीक विकसित की आगरकर अनुसंधान संस्थान ने। ऑप्शन सी। यह जो संस्थान है यह पुणे में स्थित है। यह कृषि अवशेषों की समस्या को दूर करेगा और इसे जलाने में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को भी कम करेगा। शोधकर्ताओं का दावा है कि वह दुनिया की पहली तकनीक है जो ईंधन सेल से चलने वाले वाहनों में उपयोग के लिए सीधे कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। यह हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज सामग्री, धान, गेहूं या मक्का के अवशेषों में से भरपूर कृषि अवशेषों का उपयोग करती है। यह आगे मीथेन उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग भाप मीथेन सुधार द्वारा अतिरिक्त हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल कौन बने? तो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वह बने हैं गंगा प्रसाद। ऑप्शन डी। गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल थे, जो कि मणिपुर के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। 12 अगस्त को राजभवन इम्फाल के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में गंगा प्रसाद ने शपथ ली और ये जो है मनोनीत राज्यपाल हैं।
मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार ने गंगा प्रसाद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गंगा प्रसाद जो थे वो सिक्किम के राज्यपाल भी हैं। अब ये मणिपुर के राज्यपाल बने हैं, तो ये आपका मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल, वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। अभी तक जो राज्यपाल थी वो थी नजमा हेपतुल्ला, लेकिन अब कौन बन गए आपके गंगा प्रसाद। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की? तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन में वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। वाहन स्क्रैपिंग पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगी। इस नीति का उद्देश्य देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। वाहनों को न केवल उनकी उम्र के आधार पर बल्कि स्वचालित परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने पर भी रद्द कर दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ने से सरकार को जीएसटी में 30 से 40 हजार करोड़ रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। इन्वेस्टर समिट का आयोजन स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए निवेश आमंत्रित करने के लिए कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वे कौन नियुक्त हुए? वे हुए कमलेश कुमार पंत। ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के अधिकारी कमलेश कुमार पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता वर्तमान में आईएएस अधिकारी शुभ्रा सिंह कर रही थी, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। शुभ्रा सिंह को उनके कैडर राज्य राजस्थान वापस भेज दिया गया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है और इसकी जो स्थापना है वो 1997 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 ने किसके साथ साझेदारी की? तो ये साझेदारी की है इन्वेस्ट इंडिया के साथ में। ऑप्शन सी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की एक पहल इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की। इन्वेस्ट इंडिया 3 सितंबर 2021 को होने वाली हाइब्रिड इवेंट का सह आयोजक है। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वच्छ ऊर्जा में भारत के परिवर्तन के लिए भी एक संवाद का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप लॉन्च किया? तो ये प्रूफ की फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। इस ऐप को लॉन्च किया मनोज सिन्हा ने। ऑप्शन डी। मनोज सिन्हा कौन है? ये हैं आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया। यह शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। यह बीम्स एप्लीकेशन के माध्यम से आवंटित बजट के विरुद्ध संबंधित कोषागारों में बिलों को प्राथमिकता देते हुए जियो टैग्ड फोटोग्राफ अपलोड करने में मदद करेगा। यह समय अवधि में परियोजना की निगरानी और समय पर पूरा करेगा। इस एप्लीकेशन में अभी तक सभी परियोजनाओं का विवरण पूर्ण भू टैग की गई तस्वीरों के साथ एम्पावरमेंट पोर्टल के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध होगा। अब ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसको लॉन्च किया था। ये जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर, मई से अक्टूबर तक। जम्मू होती है आपकी नवंबर से अप्रैल तक। चीफ मिनिस्टर वहाँ कोई नहीं है और ये उपराज्यपाल आपके मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या है जम्मू कश्मीर की 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे कब मनाया जाता है? तो लेफ्ट हैंडेड डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। ऑप्शन सी। बाएं हाथ के व्यक्तियों की विशिष्टता और अंतर को मनाने के लिए
13 अगस्त को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1976 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन की संस्थापक डीन आर कैंपबेल द्वारा मनाया गया। इसके अलावा 1990 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल क्लब की स्थापना लेफ्ट हैंडेडनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई और 1992 में क्लब ने इस दिन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने पैरा खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए औपचारिक और आभासी विदाई दी गई? तो कितने खिलाड़ियों को आभासी विदाई दी गई? ये दी गई 54 खिलाड़ियों को, ऑप्शन सी 54। 12 अगस्त को युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा अब तक के सबसे बड़े भारतीय दल को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए औपचारिक और आभासी विदाई दी गई। 54 पैरा खिलाड़ी 9 प्रकार की खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। रियो में पिछले संस्करण में स्वर्ण पदक जीतने वाले मरियप्पन 24 अगस्त को उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक होंगे। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया? तो वह कौन सा ऑर्बिटर था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आरबीआई ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कोलेटरल फ्री ऋण को कितने लाख रुपए कर दिया? तो इसको कर दिया आपका 20 लाख रुपए। पहले ये 10 लाख रुपए था, लेकिन इसको 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। तो इसका ऑप्शन डी सही था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को भी शेयर करें। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।